हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। तो कैसे हैं आप लोग? जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पुनर्बलन का सिद्धांत यानी हल की थ्योरी। इससे पहले मैं थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव की थ्योरी करा चुकी हूँ, तो वो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए हम इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। पुनर्बलन पुनर्बलन को हम प्रबलन भी कहते हैं और सबलीकरण भी कहते हैं। यानी जो रिइंफोर्समेंट है, इसको जो हिंदी में पुनर्बलन कहा जाता है, और इसके जो अन्य नाम है, प्रबलन कह लो, सबलीकरण कह लो, ये आपस में पर्यायवाची हैं। तो ये नाम भी हमारे लिए जानना उतने ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पुनर्बलन का सिद्धांत ना आकर अगर आ गया आवश्यकता न्यूनता का सिद्धांत, तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो इसलिए हमें ये नाम भी जानना उतना ही जरूरी है। तो एक एक करके पहले सारे नाम देख लेते हैं हम। चालक न्यूनता का सिद्धांत और आवश्यकता न्यूनता का सिद्धांत, यानी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी एंड नीड रिडक्शन थ्योरी। फिर आता है जैविकीय अनुकूलन का सिद्धांत, इसे हम जैविकीय अधिगम का सिद्धांत भी कह सकते हैं, यानी बायोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी। फिर आता है यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, यानी एक्चुअल लर्निंग, इसे हम कह सकते हैं एक्चुअल लर्निंग थ्योरी। तो ये जो थ्योरी थी वो दी थी क्लॉर्क हल ने, और ये एक व्यवहारवादी थे। ये व्यवहारवादी को फॉलो करते थे, और ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के, यानी एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये जो थ्योरी इन्होंने दी वो थी 1915 में। और इनकी दो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। एक तो है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, जो कि 1915 में इन्होंने लिखी। दूसरी है एसेंशियल ऑफ बिहेवियर, जो कि 1951 में लिखी। जो ये थ्योरी है इसका वर्णन किया गया है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में। इस वाली बुक का इस थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मेंशन किया है, क्योंकि एग्जाम में कई बार बुक्स का नाम पूछ लेते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। जो इनकी थ्योरी थी वो थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित थी, या फिर कहें कि थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत से काफी प्रभावित थी। काफी कुछ इन्होंने जो कुछ एलिमेंट्स इनके थ्योरी से लिए हैं। जो स्टोन्स हैं उनका कहना है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति, इंसान या कोई भी पशु, चाहे कोई वो पशु ही क्यों ना हो, अगर उसका कोई भी कार्य उसकी आवश्यकता को पूर्ति करता है, उसकी आवश्यकता की कहें कंप्लीट करता है, तो वो उसे शीघ्रता से सीख लेता है। क्यों? क्योंकि वहां उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। तो ये स्टोन्स का एक स्टेटमेंट था कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। जो हल थे उन्होंने माना कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यकता की कमी का प्रयोग जरूरी है। जो हल थे उन्होंने आवश्यकता की पूर्ति को उपयोग में नहीं लिया, उन्होंने अपनी थ्योरी में जो ये शब्द है इसका प्रयोग लिया, आवश्यकता की कमी। कि अगर आवश्यकता की कमी मतलब कैसे होती है, वो जब हम थ्योरी अभी थोड़ा समझेंगे तो हमें क्लियर होगा कि क्यों आवश्यकता की कमी होती है, इन्होंने क्यों आवश्यकता की कमी को प्रयोग में लिया, और फिर इन्हें आवश्यकता न्यूनता या फिर कहें कि चालक न्यूनता का सिद्धांत क्यों कहते हैं। जब हम धीरे धीरे थ्योरी को और आगे पढ़ेंगे तो सारे डाउट्स हमारे क्लियर होंगे। जो स्किनर थे उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी थी वो अब तक की थ्योरी में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ थी, ऐसा स्किनर का मानना था। उनका मानना था कि ये काफी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अच्छी थ्योरी थी। जो हल थे, इन्होंने एक भूल भुलैया, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया हम उसे देख लेते हैं। इन्होंने एक भूल भुलैया का निर्माण किया और इसके अंदर एक चूहे को डाल दिया, और इधर जो इनमें से एक रास्ता बनता हुआ इस पानी की ओर जाता था, और दूसरा रास्ता इधर से बनता हुआ जाता था भोजन, यानी ये रोटी रखी हुई है इधर भोजन की ओर। अब ये जो चूहा है, अभी जब इस चूहे को भूख लगती है तो इधर जो इसकी भूख है वो क्या है? चालक, यानी ड्राइव। और जो ये भोजन है ये इसकी क्या होगी? आवश्यकता। तो ये भोजन और पानी इसके हुए आवश्यकता, या फिर आप कह सकते हैं कि ये पुनर्बलित उद्दीपक। भोजन और पानी को हम दूसरे शब्दों में पुनर्बलित उद्दीपक कह लेते हैं। जब चूहे को भूख लगती है तो जो उसका जो भूख का चालक है वो उसे प्रबल करता है, वो उसे गतिशील बनाता है, क्रियाशील बनाता है कि चूहा अपना रास्ता
ढूंढता हुआ खाने तक पहुंचता है। तो जब उसे भूख लगती है और वो जो उसका चालक है वो उसे और प्रबल करता जाता है, क्योंकि जब इंसान को भूख लगेगी तो क्या होगा, उसकी जो दशा है वो संतुलित हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे पहुंच जाता है अपने खाने तक। अब इधर जब उसे खाना मिल जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। भूख का चालक यानी भूख क्या, एक ड्राइव चालक, भूख का चालक उसे खाने तक ले जाता है और जब उसे खाना मिल जाता है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तो फिर क्या होगा, आवश्यकता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। या फिर कहें कि जो उसका भूख का चालक है वो कैसा पड़ जाएगा, धीमा पड़ जाएगा, या कहें कि वो न्यून पड़ जाएगा। इसलिए इनकी थ्योरी को चालक न्यूनता कहते हैं या फिर आवश्यक न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं। क्यों, जब आवश्यकता की पूर्ति हो गई है तो फिर क्या होगा, आवश्यकता में कमी आ जाएगी। जब तक कि उसे दोबारा भूख नहीं लगती तब तक के लिए क्या होगा, आवश्यकता में कमी आ जाएगी, यानी आवश्यकता न्यूनता का सिद्धांत। और जो भूख का चालक उसे भोजन तक लेके गया और जब उसे भोजन मिल गया तो जो वो भूख का चालक है तो चालकता में क्या होगी, कमी आ जाएगी, यानी रिडक्शन हो जाएगा। तो वो क्या होगा, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी यानी चालक न्यूनता का सिद्धांत। तो आई होप कि आपको ये दो नाम तो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और रही बात सबलीकरण की, तो अभी हम देखते हैं कि जब चूहे को भूख लगी वो भोजन तक जैसे तैसे अपना रास्ता बना के चला गया। फिर जब चूहे को प्यास लगती है तो वो इसी तरह रास्ता बनाता हुआ पानी तक चला जाता है और उसकी यहाँ पर आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। या फिर कहो कि इसका भूख का चालक प्रबल हो जाता है, उसका भूख का चालक उसे प्रबलित करता है और उसे पानी तक जाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि पानी इस समय उसकी क्या है, आवश्यकता है। या फिर कहो पानी उसे एज ए पुनर्बलन मिलता है, जब उसको आवश्यकता होती है पानी की तो वो पानी तक चला जाता है। फिर इससे उसे क्या है, इससे उसे पुनर्बलन मिलता है। अब जब उसे आवश्यकता हुई, मतलब मैंने जैसे कि पहले बताया था कि जब किसी कार्य से हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है तो उस कार्य को हम सीख लेते हैं। तो इसी तरह जब चूहे को प्यास लगी तो उसने पानी तक पहुंच गया, रास्ता बनाता हुआ उसे भूख लगी तो वो भोजन तक पहुंच गया। तो इस कार्य को क्या है, अब वो शीघ्रता से सीख लेता है। क्यों, क्योंकि इससे क्या है कि उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो रही है, यानी उसका जो भूख का चालक है उसे क्या कर रहा है, प्रबलित कर रहा है, यानी पुनर्बलित कर रहा है। भोजन उसके लिए ऐसे पुनर्बलन रखा गया है और वो उसे वहां तक पहुंचना है। प्रबलन के लिए हल ने दो तरीके के प्रबलन बताए हैं। इनको देख लेते हैं हम कि जो प्रबलन है उसको दो अवस्थाओं में हम बांट सकते हैं, या फिर कहें दो तरीके के प्रबलन हो सकते हैं। एक तो है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक। प्राथमिक में क्या है कि भोजन भूख के चालक को प्रबल बनाता है। जो भूख है, अगर किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो भोजन का चालक उसे प्रबल ही बनाएगा, क्योंकि भाई उसे भूख लग रही है तो उससे उसकी क्या है, दशा है संतुलन हो जाएगी, वो तनावपूर्ण हो जाएगा जब तक कि उसे भोजन नहीं मिल जाता। तो जो भूख का चालक है वो प्रबल होता है किसकी वजह से, भोजन की वजह से, और उसे क्या लगी, भूख लगी, इसीलिए उसका भूख का चालक क्या हुआ, प्रबल हुआ। द्वितीयक प्रबलन में उन्होंने बताया कि भूख जब तक शांत नहीं होती, जब तक खाना खा नहीं लिया जाता, जब तक हमारी आवश्यकता पूर्ति नहीं हो जाती, या फिर कहें जब तक हमें भोजन नहीं मिल जाएगा तब तक जो भूख है वो शांत नहीं होगी। भोजन खाने से पहले भूख का चालक फिर प्रबल हो जाता है। इसे हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि हमें बहुत तेज भूख लग रही है, हम अपनी मम्मी से कह रहे हैं कि मम्मी खाना लाओ, जल्दी खाना लाओ, मतलब हम उत्सुक हैं कि जल्दी से बस खाना आ जाए। लेकिन जैसे ही आपके सामने खाने की प्लेट आ जाती है तो फिर क्या होता है, हम और ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं कि बस अब खा ही डाले हम पूरा खाना। तो मतलब ये यही बोलना चाह रहा है कि जब तक भोजन खाने से पहले जो भूख का चालक है वो फिर प्रबल हो जाता है, कि जब तक हम खाना खा नहीं लेते, जो भोजन खाने से जस्ट पहले जो भूख का चालक है वो सबसे अधिक या फिर कहें सर्वाधिक प्रबल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने प्रबलन के दो रूप बताए और उन्होंने यही बताया कि जब हमारी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो हमारी आवश्यकता में क्या हो जाता है, आवश्यकता की कमी हो जाती है, जो कि उन्होंने इसीलिए आवश्यकता की कमी शब्द का प्रयोग किया। अब ये जो थ्योरी है वो तो हमने देख ली, अब इसके कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन है उन्हें भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि बालक की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम, जो बालक है उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अगर हम सिलेबस या कहो कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, उसकी मतलब जो नॉलेज है, उसकी नॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पाठ्यक्रम
को बनाते हैं तो उससे क्या है कि उसका जो अधिगम है वो और अच्छा होगा, वो सीखने में और इंटरेस्ट दिखाएगा। बालक की क्रियाओं का वास्तविक जीवन से संबंध, अगर हम जो भी बच्चे की डेली रूटीन की एक्टिविटीज है उसको जोड़कर अगर हम पढ़ाएंगे, मतलब उसके वास्तविक जीवन से संबंधित घटना या जो भी उसका एक्सपीरियंस है उनसे रिलेट करके अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसका अधिगम बहुत अच्छे से होगा और प्रभावी भी होगा। सीखने की अभिप्रेरणा पर बल, कि जो बच्चा है अगर हम उसे मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन से क्या है कि बच्चा छोड़ो अगर कोई भी इंसान हो, अगर हम उसे मोटिवेट करते हैं तो वो कार्य को मतलब और अधिक करना चाहेगा, उसकी कार्य में रुचि बढ़ेगी, वो अपनी क्षमता जितनी उसकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उस कार्य को करेगा। इसलिए मोटिवेशन इज कंपलसरी, क्योंकि बच्चे के लिए तो मोटिवेशन वैसे ही चाहिए। अगर आप किसी बच्चे को बोल दो कि अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा किया, तो बच्चा खुश हो जाता है और उससे क्या है कि वो उसकी लर्निंग और अधिक बढ़ जाएगी, वो और इंटरेस्ट करते मतलब इंटरेस्ट लेके अपनी लर्निंग को करेगा। फिर है पुनर्बलन पर बल। पुनर्बलन क्या, रिइंफोर्समेंट, कि अगर जो पुनर्बलन की जरूरत कब पड़ती है, जब बच्चे की जो आवश्यकताएं उनके अकॉर्डिंग अगर हम उसे पुनर्बलन देते रहे समय समय मतलब टाइम टू टाइम, तो उससे क्या है कि बच्चा वाकई में अधिगम उसके लिए बहुत ही प्रभावी बन जाएगा उसके लिए। या फिर कहो कि जैसे कि चाहे आप कैसा भी पुनर्बलन दे, लेकिन बच्चे के लिए पुनर्बलन वाकई में बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने पुनर्बलन पर बल दिया और अभिप्रेरणा पर बल दिया है। इस मतलब इस थ्योरी के ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन थे। तो इस तरीके से हमारी हल की थ्योरी कंप्लीट होती है। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।